हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोनिया राठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम हब बाय सोनिया। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेव सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं जो है 16 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेव सीरीज में जाकर आप पिछले प्रीवियस जो हमारे सारे लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। हम फॉलो कर रहे हैं फुल टू एनसीईआरटी, जिसमें हम एनसीईआरटी के टॉपिक लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस लेते हैं, और जब 2-4 टॉपिक्स इकट्ठे हो जाते हैं फिर हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मतलब हमारा ओवरऑल फोकस जो है एनसीईआरटी पर है, बट इसके अलावा कहीं पर जहां मुझे लगता है एनसीईआरटी में सफिशिएंट नहीं है तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक हम कर चुके हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म तक। हम एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट वाली प्रॉब्लम हमने की थी लास्ट क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्ट्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। तो हम पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, बॉन्ड से होता है या एटम से होता है, किसी भी तरह से हो सकता है। किस तरह से होती है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट? सपोज कि हमारा कोई जैसे डबल बॉन्ड अगर हमारी प्रेजेंट है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड से हमारे एडजेसेंट एटम के ऊपर भी बॉन्ड का ट्रांसफर हो सकता है, या फिर उस डबल बॉन्ड से जो हमारी एडजेसेंट जो एटम के बाद जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, उसमें भी हो सकता है, या फिर हमारा जो एटम है उसके ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वहां से हम इलेक्ट्रॉन को एडजेसेंट बॉन्ड पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स में दिखा रही हूं तो इससे मैंने एक एरो का यूज किया है। तो सबसे पहले आपको इस एरो के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, एरो का जो पॉइंटेड एंड है वो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया है, और ये जो इसकी एरो की टेल है वो ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करना स्टार्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट कहां से हुई है, और यहां से आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके कहां पर गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमने क्या बता दिया इसमें कि मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन की कहां से कहां हो सकती है, फ्रॉम डबल बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, फ्रॉम डबल बॉन्ड टू एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड, और फ्रॉम एटम टू द एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड्स। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां पर हो जाएगा तो किस तरह से हो जाएगा। अब यहां से बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड एज इट इज रही, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसमें देखिए, यहां से जो है इस बॉन्ड पर हुआ तो सिंगल बॉन्ड यहां है, तो यहां पर डबल बॉन्ड से क्या हो गई, सिंगल बॉन्ड, और यहां सिंगल बॉन्ड से क्या हो गई, डबल बॉन्ड। तो यहां पर किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाएंगे। अब आप देखिए, यहां पर एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हुए सिंगल बॉन्ड की तरफ, तो यहां पर क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स को दिखाते हैं। और ये जो एरो है ये हमारा कर्व्ड एरो की हेल्प से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को दिखाते हैं। और ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि अगर हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखानी है तो वो हम दिखाते हैं फिश हुक्ड एरो से। इस तरह से फिश का हुक होता है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के एरो से, यानी कि हाफ हेडेड। अब ये देखिए, इसका जो हेड है वो हाफ है, पूरा होता तो इस तरह से होता। तो दिस इज हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। तो इस एरो से हम दिखाते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। अब देखिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम, जैसे कि सपोज हमने ले लिया यहाँ पर CH3Cl। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। तो हमने किसके साथ दिखाया इसको, हमने दिखाया हाफ हेडेड कर्व्ड एरो के साथ। ठीक है, तो इस तरह से अब ये क्या बन गया, यहाँ पर फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। और ये हमारा फिजन कौन सा होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। और इस तरह की बॉन्ड्स में जब हम डबल हेडेड एरो या फुल हेडेड एरो के साथ हम दिखा रहे हैं, कर्व्ड एरो के साथ, वो होता है हमारा हेट्रोलिटिक फिजन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम दिखाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते ही क्यों हैं।
तो इसका एक सीधा सा आंसर है स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ सर्टेन फोर्सेस, सर्टेन इफेक्ट्स, और वही जो इफेक्ट हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के साथ। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं वो बेसिकली अगर हम क्लासिफाई करें तो ये दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होते हैं हमारे टेम्पररी इफेक्ट और एक होते हैं हमारे परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इन इफेक्ट को हम एक सिंपल से अपने एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जब एग्जाम की डेट आ जाती है और उस टाइम पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम की डेट अनाउंस हुई तभी उन्होंने 2-4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया कि हाँ भाई आज इस डेट को हमारा पेपर है तो अब हम पढ़ लेते हैं। 2-4 दिन वो पढ़ते हैं और जैसे ही एग्जाम्स खत्म होते हैं उनकी पढ़ाई भी खत्म हो जाती है और वो मौज मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि इस टाइम पे जो उनकी नॉलेज हुई वो कैसे हुई, टेम्पररी नॉलेज हुई कि उन्होंने एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ा, उन्हें टेम्परेरी माइंड में बिठा लिया और क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में लिखकर आ गए और इसके बाद खत्म नॉलेज। ठीक है, तो इसी तरह के होते हैं हमारे टेम्परेरी इफेक्ट। तो टेम्परेरी इफेक्ट में बेसिकली जो हमारे एग्जाम्स मैंने बताया वो क्या है, अटैकिंग रिएजेंट्स। हमारे एग्जाम्स हैं अटैकिंग रिएजेंट्स, कि जब हमारे मॉलिक्यूल पर अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया उस टाइम पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, हमारी बॉन्ड पोलराइज हुई और जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट हट गया तो हमारी जो है नॉर्मल पोजीशन में बॉन्ड्स आ गई। इसके बाद कोई इफेक्ट नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हुई। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल अगर हम ले लें टेम्परेरी इफेक्ट में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ये क्या होता है अभी हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लासेस में। तो अभी के लिए आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो कब होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं परमानेंट इफेक्ट की। देखिए परमानेंट इफेक्ट कैसे, सपोज अब तो मैंने बात की कि उन स्टूडेंट्स की जो सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, थ्रू आउट द ईयर वो पढ़ते हैं, पूरा साल अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई अब एग्जाम आ रहा है अब एग्जाम नहीं आ रहा है, इस चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल टू वो मेहनत करते हैं पूरा साल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइम पे जो उनकी नॉलेज है माइंड में वो कैसी है, वो हमेशा बनी रहती है। तो दैट इज द परमानेंट नॉलेज, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि आप अभी हम बात करें जैसे 12th की जो कह दिया गया है कि स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, बट बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, उन्हें अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाई एग्जाम नहीं हो रहा तो हम पढ़ना छोड़ दें। अब भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जस्ट टू इंक्रीज देयर नॉलेज, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो परमानेंट नॉलेज है उनके माइंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही चीज होती है परमानेंट इफेक्ट्स में। तो परमानेंट इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है अटैकिंग रिएजेंट नहीं आ रहा, वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो अपने करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहती है, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स ऑन इट। अब परमानेंट इफेक्ट में हमारे आ जाते हैं जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर हमारी रेजोनेंस कह लीजिए, और हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली ब्रॉड हमने क्लासिफिकेशन कर दी परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट। अभी एक एक करके हम इनको पढ़ते जाएंगे। आज की क्लास में हम करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, इसकी एप्लीकेशन को, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। एक ही टॉपिक हो पाएगा एक क्लास में स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। तो एक चीज और देखिए स्टूडेंट्स की परमानेंट इफेक्ट में अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो कैसे रही है। अब जैसे जो स्टूडेंट्स पूरा साल पढ़ रहे हैं, उनके एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि वो पूरा साल पढ़ रहे हैं, उनके अंदर है स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेशन, वो अपने आप ही मोटिवेट होते रहते हैं पढ़ने के लिए। उनके अंदर जुनून है कि हमें कुछ करना है, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हमें पढ़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से होता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में भी। अटैकिंग रिएजेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके खुद के अंदर ही कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स अबाउट द परमानेंट इफेक्ट में बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती कैसे है। अब हमें देखना है इंडक्टिव इफेक्ट को।
तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली कैसे होता है स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट किस चीज पर बेस्ड है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट अब क्लियर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि होती क्या है। बहुत बार मैं भी अपनी क्लास में बता चुकी हूँ, लेकिन अब भी जिसको नहीं पता है तो जस्ट लिसन केयरफुली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब क्या होगा कि जो हमारा एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास ये पावर होती है कि जो हमारे बॉन्ड के जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के है ना, जैसे कि होमोलिटिक फिजन मैंने क्या बताया था, एक इसके पास गया एक इसके पास गया, लेकिन एक ही एटम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर ले जाता है, उसकी वो पावर जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाता है उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम एक सिंपल से एग्जांपल से कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपोज आपके मम्मा लेके आए पिज्जा, ठीक है। अब पिज्जा जो है इस तरह से पिज्जा था, अब आपकी मम्मा ने तो क्या किया था पहले कि दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप देख लीजिएगा स्टूडेंट जिस तरह से बने हैं मेरे डायग्राम्स, ठीक है। तो मम्मा ने हाफ पिज्जा दे दिया आपको, हाफ पिज्जा दे दिया आपके भाई को, लेकिन आपने क्या किया, आप बड़े हो, आप ज्यादा स्ट्रांग हो, तो आपने क्या किया कि सारा का सारा पिज्जा उससे ले लिया। उसके पास आपने पिज्जा बहुत ही कम दिया, या यूं कह लो अगर आप थोड़ी बहुत आप में शराफत थी तो आपने थोड़ा सा कम दिया पिज्जा, और इसके पास पिज्जा जो है ज्यादा आ गया। तो जिसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जब खींच लिया सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को, तो वो ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर आता है हमारे इंडक्टिव इफेक्ट में। तो क्या करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉन्ड में क्या आ जाएगी, पोलराइजेबिलिटी आ जाएगी, बॉन्ड पोलर हो जाएगी, और एक के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, या मतलब जिसके पास से इलेक्ट्रॉन सारे चले गए, वो आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जिसने सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैं आपको करा रही थी कार्बोकेटायंस के बारे में, जब हमने इंटरमीडिएट्स पढ़े थे कार्बोकेटायंस कार्बोनायंस, तो इससे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो टर्शरी कार्बोकेटायन होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। और मैंने आपको कहा था कि हम जब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब ये चीज मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली ऐसा क्यों होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स यही चीज हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा बेसिकली क्यों होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी से पहले आप एक बार वो चीज हम रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है, क्या ट्रेंड होता है, ग्रुप में क्या ट्रेंड होता है, पीरियड्स में क्या ट्रेंड होता है। तो स्टूडेंट देखिए, आपको पता है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई, और जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आए तो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाई थी तो हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या था, sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, देन sp2 होती है, और फिर क्या होती है, sp3 होती है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, इट इज ड्यू टू द s करेक्टर। अब s करेक्टर देखिए, sp में कितना होता है, 50% होता है, sp2 में कितना होता है, 33.3% होता है, और यहाँ पर कितना होता है, 25% s करेक्टर होता है। अब बात है कि s करेक्टर से क्यों हमने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, क्योंकि s करेक्टर की शेप क्या होती है स्टूडेंट्स, स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, अब स्फेरिकल शेप होती है तो ये सपोज हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सबसे पास क्या होता है,
एस ऑर्बिटल होता है, और एस ऑर्बिटल जब पास है तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगी और क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए स्टूडेंट्स, समझने के लिए, किसे, इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए। तो अब बात है कि इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली है क्या। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है, हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स formed between atoms of different electronegativity is called inductive effect। तो कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे उन एटम्स के बीच में आ रहे हैं जिनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उसे हम बोल देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट को आप सब समझिए एक आग की तरह, कि सपोज जैसे यहां पर आग लगी है, जैसे यहां आग लगी है, ठीक है, तो जब यहाँ आग लगी है तो इसके पास वाले ज्यादा जल्दी जो है जल जाएंगे और जो दूर वाले हैं वो बचे रहेंगे। तो इसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट भी जो है एक आग की तरह काम करता है। इसका इफेक्ट जो है 3 एटम्स तक रहता है, और 3 एटम्स के बाद ये इफेक्ट एक तरह से वेनिश हो जाता है, इट बिकम्स वेनिशिंगली स्मॉल। ठीक है, इट बिकम्स वेनिशिंगली स्मॉल। आपको ये लाइन, एक ये वर्ड भी लिखा मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। तो आफ्टर 3 कार्बन्स या आफ्टर 3 कार्बन्स इट बिकम्स वेनिशिंगली स्मॉल, मतलब ये एक तरह से बिल्कुल खत्म हो जाता है। और परमानेंट जो डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कब तक वैलिड होती है, जब तक 3 एटम्स हैं, और ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे इंटरवेनिंग जो कार्बन एटम्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और 3 कार्बन एटम्स के बाद ये इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है। अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें इस तरह से है, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए इससे, इसके ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी हो गई। ऐसे ही जब इसके पास डेफिशिएंसी हो गई तो इसने सोचा मैं अपने पड़ोसी एटम से ले लेता हूं, तो इसने क्या किया, फिर इसके पास और डेफिशिएंसी हो गई, डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने भी क्या किया, इसने सोचा दूसरों से ले लेता हूं, तो ट्रिपल आ गया। लेकिन ये बहुत देर तक ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, वो भी तो कम होती जा रही है स्टूडेंट्स। ये तो बहुत पावरफुल था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था, तो इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, बट ये उतना स्ट्रांग नहीं है। फर्दर ऐसे ऐसे जाते जाते जो हमारी स्ट्रांग है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन कि हमारा किस तरह का एटम यहाँ पर अटैच्ड है हमारी कार्बन चेन के साथ, ये इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं 2 तरह के। 2 तरह के इफेक्ट को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 2 तरह के वो ग्रुप्स कौन से होते हैं जो कि हमारी चेन के साथ लगे होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले देखते हैं 2 तरह के ग्रुप कौन से होते हैं। तो देखिए, अब स्टूडेंट डिपेंड करता है कि हमारा जो एटम अटैच्ड है हमारी कार्बन चेन के साथ, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला है। उस पर डिपेंड करते हुए 2 टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, विदड्रॉ करते हैं जो अपनी तरफ। ठीक है, W से आप याद रखिए, विदड्रॉ का मतलब क्या है, अपनी तरफ जब खींचते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं हमारी कार्बन चेन के पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है -I इफेक्ट। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट को हम सिंपल I से डिनोट कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं -I इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है उसे हम बोल देते हैं +I इफेक्ट। अब बात है कि ये याद कैसे रखें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला -I इफेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला +I इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट इसे आप सिंपली याद रखिए अपने बैंक अकाउंट से, आपका नहीं है तो पेरेंट्स का होगा, किसी भी तरह से आप बैंक अकाउंट से सोचिए स्टूडेंट्स। आपने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए। जब आपने सारे पैसे निकाल लिए तो आपका अकाउंट नेगेटिव में जाएगा
क्लियर है स्टूडेंट्स। और इसके अपोजिट अगर आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, डिपॉजिट करा रहे हो, तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, प्लस में जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है। विड्रॉ कर लिए, आपने पैसे विड्रॉ कर लिए, बैंक अकाउंट नेगेटिव में चला गया। इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लिए तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, माइनस आई इफेक्ट हो गया। ऐसे ही जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, तो हमारा क्रेडिट प्लस में चला गया, तो इफेक्ट क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक टेबल लर्न करनी होगी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, तो उनको ट्रिक के साथ आपको लर्न करना होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से वो टेबल होती है। तो देखिए बच्चों, किस तरह से आपको ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ट्रिक को लर्न करना है, तो वो हम देखते हैं आज की क्लास में। देखिए अब NF3 पहले देख लेते हैं है क्या क्या। NF3, NR3, NH3, NO2, इसमें टोटल 21 ग्रुप्स हैं। तो हम लाइन टू लाइन इनको किस तरह से लर्न कर सकते हैं, तो आप देखिए 3 इडियट्स मूवी आपने देखी है, उसमें फरहान है, राजू है, तो इस तरह से हम इसे लर्न करेंगे। तो देखिए NF3 क्या हो जाएगा, ना फरहान, ना राजू, ना हिमेश, हिमेश रेशमिया भी आपने नाम बहुत सुना होगा, ना फरहान, ना राजू, ना हिमेश, ना ओमपुरी, ओमपुरी का भी आपने नाम सुना होगा, ये एक विलेन है। ठीक है, तो ना फरहान, ना राजू, ना हिमेश, ना ओमपुरी। NF3, NR3, NH3, NO2। अब बात है CN, SO3H, CHO, CO। अब देखिए CN साइनाइड होता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, साइना, साइना नेहवाल आपने नाम भी सुना होगा, फेमस। ठीक है, साइना, सोनिया, सोनिया मेरा ही नाम है, आप सबको पता है। ठीक है, को हो जाता कोरोना, ट्रेंडिंग, कोविड-19 बहुत चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइना, सोनिया को हो जाता कोरोना, इन्हें कोरोना नहीं हुआ, ना फरहान, ना राजू, ना हिमेश, ना ओमपुरी, बट साइना, सोनिया को हो जाता कोरोना। अब बट कोरोना हो जाता, लेकिन हम लोगों ने क्या लगवा रखी है, वैक्सीन लगा रखी है भाई। कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, से आप एक्स्ट्रा लर्न लेंगे, से कोरोना नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए ना फरहान, ना राजू, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइना, सोनिया को हो जाता कोरोना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड से कोरोना नहीं हुआ। ठीक है, यहां तक आप लर्न करिएगा, ये एक तरह से पूरी लाइन हो रही है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए ग्रुप्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हेलोजेंस हैं। अगर आपको जो है हमारे पीरियड्स और ग्रुप्स याद है, तो ये ट्रेंड तो आपको यहां तक तो वैसे भी याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां से कैसे लर्न करेंगे, फिर कल बारिश आई, कल बारिश आई भी थी, वैसे ही बहुत तेज कल बारिश आई थी। तो फिर कल बारिश आई, और OR है, और ओह, बारिश आने के बाद क्या होता है, ओह, क्योंकि बहुत सारा जो है गंद फैल जाता है घरों में भी, ओह हमारी रिएक्शन होती है। तो फिर कल बारिश आई, और ओह, ओह, ओह से अब ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड क्या होती है, और ओह, इन, फिर से हमारी फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग, सॉरी इन नहीं, आइन, दिस इज आइन, आइन, फिर इन, और H क्या है, हो गया, आइन फिर इन हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या ट्रिक बन गई, ना फरहान, ना राजू, ना हिमेश, ना ओमपुरी, इन्हें कोरोना नहीं हुआ। ठीक है, साइना, सोनिया को हो जाता कोरोना, बट कोवैक्सीन, कोविशील्ड से कोरोना नहीं हुआ। यहां पर एक कंप्लीट लाइन खत्म होती है। देन फिर कल बारिश आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ओह, और
ओह, आइन फिर इन हो गया। अब बारिश की वजह से आप लगा लो कि एक बॉन्ड जो है बारिश में उड़ गई, तो आइन जो है फिर से इन हो गया। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये ट्रिक लर्न करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप मुझे वो ट्रिक भी बता सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होंगे, वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपको किस तरह से लर्न करने हैं, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये सिंपली आपको लर्न हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो टर्शरी कार्बन होगा उसका सबसे ज्यादा होता है, देन सेकेंडरी का होता है, देन प्राइमरी का होता है, और फिर हमारा मिथाइल ग्रुप का होता है। तो इसके लिए किसी ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको इजिली लर्न हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स, आपको पता है प्लस आई इफेक्ट का, प्लस आई इफेक्ट के बारे में, माइनस आई इफेक्ट के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारी इंडक्टिव इफेक्ट की है, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखते हैं किस तरह से ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर है टर्शरी कार्बोकेटाइन, और आपको पता है कि यहाँ पर ये सारे क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स यहाँ लगे हुए हैं CH3, और यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और यहाँ पर जो है एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कह लीजिए, एक ही बात है स्टूडेंट्स। अब आप सोचिए इस चीज को कि जितनी भी चीजें हमारे यूनिवर्स में होती हैं वो अपने आप को क्या करना चाहती हैं, स्टेबलाइज करना चाहती हैं। और सबसे स्टेबल चीज कौन सी होती है, न्यूट्रल स्टेट। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट इन द यूनिवर्स। मतलब आपको, जब आप सभी मोह माया से दूर हो चुके हो, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है, आपकी स्टेट जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, वही चीज केमिस्ट्री में अप्लाई होती है। न्यूट्रल स्टेट यानी कि जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ना कमी है ना ज्यादा है, कुछ भी ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, तो वो अपने आप में स्टेबल होता है। तो हर चीज यूनिवर्स में न्यूट्रलाइज करना चाहती है, अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसके पास क्या है, कमी है। ये चीज तो आपको अब तक क्लियर होगा, ये कंसेप्ट की पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसके पास ऑलरेडी कमी है। ठीक है, मैं गरीब हूं और मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मुझे पैसे दे सकता है। अगर मैं गरीब हूं और मुझे पैसे मिल रहे हैं, और पैसे मिलने के बाद में क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगी। तो वही चीज यहां पर अप्लाई होती है कि इनके पास पैसे नहीं थे, पैसे देने वाला मिल गया, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। जितने ज्यादा पैसे देने वाले मिलते जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो ये स्टेबल तो होगा बट इससे कम स्टेबल होगा। और अब यहाँ पर प्राइमरी की बात करें तो ये भी स्टेबलाइज तो कर रहा है इसको, बट कंपैरिजन करें सेकेंडरी और टर्शरी से तो इनकी बजाय कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप किस तरह से लिखोगे कि कार्बन इट्स ऑलरेडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Now here the 3 methyl groups are attached which are electron donating group, so they will tend to neutralize the deficiency of electrons. They will tend to neutralize the deficiency of electrons, so it will become more stable. As here are 3 donating groups, so it is most stable. There are 2 donating groups, it is more stable, and here only 1 donating group is there, so it is least stable. क्लियर है स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब यही चीज आप कार्ब एनायन के बारे में सोचो, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए, यही देख लेते हैं इस चीज को स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो, मेरे पास ऑलरेडी पैसा बहुत ज्यादा है और मुझे कोई ऐसा जना मिल गया जो मुझे और भी पैसे दे रहा है, तो मैं क्या हो जाऊंगी, डिस्टेबलाइज हो जाऊंगी, क्योंकि आपको पता है ना, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है वो भी टेंशन में ही रहता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो वही चीज होगी कि मैं भी स्टेबलाइज नहीं रहूंगी, मेरी भी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया।
तो ऐसे ही केसेस यहां पर होंगे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर से ऐसे एटम्स अटैच्ड हो गए जो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम यहां पर हम देखें तो यहां पर कर तो ये भी डिस्टेबलाइज रहे हैं, बट इसकी बजाय थोड़ा सा कम डिस्टेबलाइज हो रहा है, और यहां पर तो सिर्फ एक ही है, तो ये जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिवर्स हो जाएगा। कार्बोकेटाइन की जगह अगर हम बात करें कार्बो एनायन की, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। तो यहां पर क्या हुआ, here the 3 electron releasing group, they are increasing the electron density on the carbon atom which is already high, so they are destabilizing it. Here 2 electron donating groups are there, so it is destabilizing but to less extent than the tertiary carbocation, carbanion. Or here only 1 atom is there, electron releasing group is there, so it is most stable among primary, secondary और tertiary कार्बोएनायन। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का और कार्बोएनायन का। अब हम देखते हैं कि ये जो है हमारा जो एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या कई बार फिनोल भी एसिडिक ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को, मतलब बेसिकली उनकी एसिडिटी को भी एक्सप्लेन करता है। तो अब हम देखते हैं ये किस तरह से एसिडिटी को एक्सप्लेन करता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होते हैं, COOH। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो हम इस H पॉजिटिव को हटा कर देखेंगे कि जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं है। इसको आप किस तरह से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सपोज कि जैसे मैं दानी हूं, मैं बहुत सारा डोनेट करती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब मैं बहुत सारा पैसा जब डोनेट कर रही हूं तो सपोज 2 केसेस हो सकते हैं। सपोज दिस इज मी, मैं क्या कर रही हूँ, पैसे डोनेट कर रही हूँ। मैं जब पैसे डोनेट कर रही हूं तो एक केस में मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने पैसे डोनेट कर दिए तो मेरे पास खुद के पास ही पैसे नहीं रहे, मतलब इतनी कमी हो गई पैसे की मेरे पास कि मेरे पास खाने पीने के पैसे तक नहीं बचे। तो क्या मैं डोनेट करूंगी पैसे, ऑब्वियसली नहीं करूंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकंड केस क्या हो गया कि जब मैं पैसे डोनेट कर रही हूं तो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चला दी कि भाई जो पैसे डोनेट करेगा, जो इतने पैसे डोनेट करेगा उसे इतने रुपए मिलेंगे, मतलब एक रिवॉर्ड मिल रहा है। मतलब मैं अगर इतने पैसे डोनेट कर रही हूं तो मुझे और पैसे भी मिल रहे हैं, तो उस केस में क्या करूंगी, मैं डोनेट करूंगी, ऑब्वियसली करूंगी। ठीक है, तो ऐसे केस में जब पैसे मुझे डोनेट करने से और भी पैसे मिल रहे हैं तो मैं डोनेट करना प्रेफर करूंगी। मतलब अब यहां से हम देखेंगे स्टेबिलिटी हमारे कार्बोक्सिलेट आयंस की। जब मैंने पैसे डोनेट किए और मैं हो रही हूं और भी ज्यादा गरीब, मतलब क्या हो रही हूं, मैं और भी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रही हूं या मेरी स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो उस केस में मैं पैसे डोनेट नहीं करूंगी। लेकिन जब पैसे डोनेट करने से मैं और भी ज्यादा स्टेबल हो रही हूं तो मैं क्या करूंगी, पैसों को डोनेट करूंगी। वही कंसेप्ट है यहां पर हमारे एसिड के साथ। तो देखिए जब इसने एसिड का मतलब क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब आपको पता होना चाहिए, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, मतलब ये H पॉजिटिव आयन जितनी जल्दी रिलीज हो जाएगा वो हमें बताता है कि वो उतना ज्यादा एसिडिक है। अब बात है कि जब H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाता है तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलेट आयन COO नेगेटिव। अब अगर ये COO नेगेटिव स्टेबल होगा तब तो ये चाहेगा कि H पॉजिटिव हट जाए, मैं अपने आप में स्टेबल हूं। लेकिन अगर H पॉजिटिव हटने के बाद जो COO नेगेटिव बन रहा है वो हो रहा है डिस्टेबलाइज, इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो ये चाहेगा कि हमारे यहां से H पॉजिटिव चला जाए, बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो वही 2 केसेस हमें देखने हैं कि किस केस में हमारा CO नेगेटिव स्टेबलाइज होता है और किस केस में हमारा CO नेगेटिव अनस्टेबल होता है। तो देखते हैं वो दोनों केसेस स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स वो दोनों केसेस हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो सकता है हमारे एसिड में या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो सकता है।
और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, CO नेगेटिव का मतलब ज्यादा पैसे ऑलरेडी हैं, और अगर कोई ऐसा मिल जाता है जो और ज्यादा पैसे देगा तो वो क्या करेगा, उसे अनस्टेबल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे ही इसके साथ लगा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स को इससे ले रहा है, मतलब इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग से मतलब क्या है, जब प्लस आई इफेक्ट होगा हमारी चेन के अंदर, तो हमारा जो एसिड है वो क्या चाहेगा, CO नेगेटिव जो है H पॉजिटिव को रिलीज करना नहीं चाहेगा। इट मीन्स दैट विल बी लेस एसिडिक। ठीक है, इसके अलावा लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है तो ये क्या चाहेगा, H पॉजिटिव आयन को जल्दी से जल्दी रिलीज करना चाहेगा। इट मीन्स जो हमारा एसिड है वो क्या होगा, मोर एसिडिक। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ज्यादा एसिडिक कब होगा, जब होगा माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर, बट माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। देखिए इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट से लिख लेते हैं हम, प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर हम माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक करेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर हुई आपकी। अब हम इसके बेस थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से जो है पार्ट्स दे रखे हैं ABCD। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखोगे तो यहाँ पर कोई फ्लोरीन अटैच नहीं है, यहाँ पर एक फ्लोरीन है, यहाँ 2 फ्लोरीन है और यहाँ 3 फ्लोरीन है। और आपको पता है कि जो फ्लोरीन है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एसिडिक कैरेक्टर के। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर में या इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें बताना है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप कैसे बताओगे, मतलब सबसे पहले हमें कौन सा लिखना है, जिसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। तो सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी। फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ, हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव को हटाकर यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाकर देखेंगे। ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इसको क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक तो CH2 है, ठीक है, बट इसके अलावा एक फ्लोरीन भी तो है, तो ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है फ्लोरीन। और इसी तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 फ्लोरीन्स हैं, तो ये फ्लोरीन्स क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम बना लेते हैं एक बार ओपन करके स्ट्रक्चर को। तो ये फ्लोरीन्स क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो इसका है, ये इसके चार्ज को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं या ये स्टेबलाइज कर रहे हैं। बट ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 हैं जो स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा है जो स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, तीनों के तीनों फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। तीनों फ्लोरीन्स अटैच्ड हैं, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये जो इसका नेगेटिव चार्ज आ गया, इस तरह से आप बना के देख लेंगे स्टूडेंट्स। वैसे मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। तो अब आप खुद बताओ कि जब यहाँ पर 3 है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, इसका होगा, देन इसका, देन इसका एंड देन लीस्ट इसका होगा। तो किस तरह से अरेंज करेंगे, सबसे कम A का, देन B का, देन C का एंड देन D का। That will be the order of increasing acidic strength. क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको देखनी है कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड जो हमारे एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स को देखते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी इंटेक्स की प्रॉब्लम 12.14, इससे पहले वाली सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें आपसे पूछा है कि कौन सी बॉन्ड्स जो है इन दोनों पेयर्स में से कौन सा जो है ज्यादा पोलर होगा, और पोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा पोलर होगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर है ब्रोमीन। तो आपको पता है जो हमारे हेलोजेंस हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन है और वहां हमारे हेलोजेंस हैं, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा खींचेगा। तो कौन सा ज्यादा पोलर होगा, CH3Br ज्यादा पोलर होगा। अब यहाँ पर देखिए CH3NH2 और CH3OH। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इस तरह से भी लर्न करते हैं फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा पोलर बॉन्ड किसकी बनेगी, ये बॉन्ड को अपनी तरफ लेगा, तो CH3OH की बॉन्ड जो है ज्यादा पोलर होगी। अब देखिए यहाँ पर CH3OH और CH3HS। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है और यहाँ पर है सल्फर। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो जब हम ग्रुप में जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिक्रीज होती है। जब डिक्रीज होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, यहाँ सल्फर होता है, यहाँ सेलेनियम होता है। तो यहाँ पर क्या है, कम होगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, CH3OH होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम बताएंगे बॉन्ड की पोलैरिटी को। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 12.15। इसमें आपको बताना है कि कौन सी कार्बन कार्बन बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट जो है लीस्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि इंडक्टिव इफेक्ट एक आग की तरह काम करता है, कि जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द इंटरवेनिंग कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, तो यहाँ पर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, देन इस पर होगा, एंड देन यहाँ पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है मिनिमम होगा। तो इट इज कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। तो कार्बन 3 की जो हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट है वो क्या होगी, इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे कम होगी। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लीस्ट होगा। रीजन क्या दोगे, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिमिनिशेस आफ्टर द 3 कार्बन एटम्स, या इट बिकम्स वेनिशिंगली स्मॉल आफ्टर द 3 कार्बन एटम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो ये हुई हमारी एनसीईआरटी की इंटेक्स प्रॉब्लम। हमारा यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है कंप्लीट होता है। अगर आप स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को देखोगे तो हम यहाँ 12.7.5 तक कर चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगेंस जो है रेजोनेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। इंडक्टिव इफेक्ट को अभी क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।